बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सदारती रेफरेंस के जवाब में जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी को जुडिशल मर्डर करार दे दिया। जी हां, पूरे 45 साल के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह इकरार कर लिया कि 1979 में जुल्फ़कार अली भुट्टो को दी गई फांसी असल में अदालती कत्ल था और पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों के चेहरे और दामन जुल्फ़कार अली भुट्टो के खून के छींटों से भरे हुए हैं। जैसे ये फैसला आया, मुल्क के तूलो अर्ज में इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई। हमारी जितनी इंटरेक्शन अपनी यूथ के साथ हुई, उससे हमें यह मालूम पड़ा कि पूरी तरह से लोगों को अदराक नहीं है कि उस वक्त के निज़ामुद्दीन ने किस किस को और किस तरीके से इस्तेमाल किया और जुल्फ़कार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किस तरीके से अंजाम दिया। ये बहस और ये तमाम मालूमात जो हैं, ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आज का चौधरी निज़ामुद्दीन तकरीबन वो तमाम चीज़ें रिपीट कर रहा है और बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान की लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और लग रहा है कि प्ले बुक भी वही है, प्लान भी वही है और एग्जीक्यूशन भी उसी सिमत की जा रही है कि खुदा न खास्ता इमरान खान का अंजाम भी वही किया जाए जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का किया गया। इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि तारीख़ के औराक में से हम आपको पूरी दास्तान, पूरी तफसील के साथ ये बताएं कि उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन ज़ियाउल हक़ ने किस तरीके से अदालतों को, जजेस को और पूरे सिस्टम को इस्तेमाल किया और जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी। कौन कौन सा कंधा, कौन कौन सा हाथ, कौन कौन सा चेहरा इस्तेमाल हुआ और उसके बाद उनका अंजाम क्या हुआ। 5 जुलाई 1977 को जब मार्शाला लगी और उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन मतलब ज़ियाउल हक़ साहब ने यह सोचा कि दोबारा जुल्फ़कार अली भुट्टो कहीं वापस ना आ जाए, इसलिए उसका पक्का पक्का बंदोबस्त करना चाहिए और इसके लिए उसका कत्ल कर देना चाहिए। सीधा सीधा कत्ल करते तो पूरी दुनिया में बदनाम होते, इसलिए प्लान किया कि अदालत के ज़रिए उनको कत्ल करवाया जाए। इस काम के लिए उन्होंने 1974 का एक पुराना केस, 1977 की हम बात कर रहे हैं, 1977 में उन्होंने वापस जाके 1974 का एक केस ढूंढा। मारूफ, आज के मारूफ वकील, उस वक्त तो वो इतने मारूफ वकील नहीं थे, अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद एक कार के ऊपर फायरिंग में हलाक हुए थे। उस कत्ल के केस को पकड़ा गया, भुट्टो साहब के ऊपर डाला गया, हाई कोर्ट को ही ट्रायल कोर्ट बना दिया गया। ये कैसे, ये मैं बाद में बताता हूं। और हाई कोर्ट को ही ट्रायल कोर्ट बनाया गया और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जहां ट्रायल हुआ वहां मौलवी मुश्ताक को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया, जो चौधरी निज़ामुद्दीन के हैंडपिक थे, मतलब ज़ियाउल हक़ के। उनके थ्रू उनको सजाए मौत दिलवाई गई और ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा से चौधरी निज़ामुद्दीन के अपने जस्टिस काजी फाइजी माजरत जस्टिस अनवारुल हक साहब से सजाए मौत की जो है वो तौसीक करवाई। हालांकि ऊपर जजेस 9 थे, 5 जजेस भुट्टो साहब को फांसी नहीं देना चाहते थे, 4 को चौधरी निज़ामुद्दीन ने मना लिया था। इस 5-4 से भुट्टो साहब फिर भी जिंदा बच रहे थे। चौधरी निज़ामुद्दीन ने नहायत ही चालाकी से 2 जजेस को बीच में से फारिग किया और जब 7 जजेस रह गए तो फैसला 4 और 3 से आया। मीन 3 ने कहा कि फांसी ना दी जाए और 4 ने कहा कि फांसी दे दी जाए और यूं चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये फैसला करवा लिया मार्च 1979 में। और इसके साथ ही मार्च 1979 में सदर पाकिस्तान ने, जो कि चौधरी निज़ामुद्दीन था, मतलब कि ज़ियाउल हक़ था, उसने रहम की अपील जो है वो खारिज कर दी और 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। अब इसके अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, मौलवी मुश्ताक, जस्टिस अनवारुल हक, ज़ियाउल हक, दूसरे जजेस और ख़ुसूसन जिनके कत्ल का मंसूबा था या जिनके कत्ल की वजह से जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी गई, मतलब कि जुडिशल कत्ल किया गया, हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अहमद रज़ा कसूरी कौन है और उनके वालिद के कत्ल के साथ जुल्फ़कार अली भुट्टो का क्या लेना देना है। 1966 में जब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सदर अयूब की कैबिनेट से इस्तीफ़ा दिया
और वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो जिन लोगों ने जुल्फ़कार अली भुट्टो का इस्तकबाल किया उनमें एक 26 साला नौजवान वकील अहमद रज़ा कसूरी भी शामिल था। अहमद रज़ा कसूरी ने बहुत ही शौक और ज़ौक़ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो हिस्सा बने और 1970 के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कसूर से इलेक्शन लड़ा। यहाँ ये बात आपको याद रहे कि हमने पिछले वीलॉग में ये आपको बताया था कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान ने तो 3-4 साल के अंदर आइन भी बना लिया और जनरल इलेक्शन भी करवा लिए। पाकिस्तान को पहले जनरल इलेक्शन कराने में 23 साल लगे थे, मतलब कि 1970 का इलेक्शन पाकिस्तान का पहला जनरल इलेक्शन था। और यूं 1970 के इलेक्शंस के नतीजे में अहमद रज़ा कसूरी जो थे वो कसूर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए मुंतखब हो गए। अब आप सबको पता है कि 1970 के जो इंतखाबात थे उनके नताइज हैरानकुन थे और जो मशरकी पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश, वहाँ 162 में से तकरीबन 160 सीटें शेख मुजीबुर रहमान ने जीत ली थीं और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने महज 81 सीटें जीती थीं और वो भी उनकी सारी की सारी सीटें मगरबी पाकिस्तान से थीं जो आज का पाकिस्तान है। अदाद व शुमार के हिसाब से, अक्सरियत के हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान का हक बनता था हुकूमत करने का, लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो और उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन जो कि याया खान थे वो इस चीज़ के ऊपर बज़िद थे कि किसी सूरत हुकूमत शेख मुजीबुर रहमान को नहीं देनी। इस वजह से असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया जाता था। दिसंबर की 7 तारीख को ये इलेक्शन हुए थे, लेकिन इजलास बुलाते 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 मार्च का महीना आ गया। आखिरकार जब शेख मुजीबुर रहमान पर बार बार प्रेशर डाला गया कि आप वज़ीर ख़ारजा बन जाएं, कभी ये बन जाएं, आपको हम वज़ीर आज़म नहीं बना सकते। वज़ीर आज़म तो उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन का लाडला जुल्फ़कार अली भुट्टो ही बनेंगे, लेकिन जब शेख मुजीबुर रहमान ने यह बात ना मानी तो आखिरकार याया खान ने मजबूरन 3 मार्च 1971 को ढाका में असम्बली का इजलास बुला लिया। अब जो लोग मगरबी पाकिस्तान से मुंतखब थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 81 के करीब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की सीटें थीं, उनमें से कुछ लोगों ने इस इजलास में शिरकत के लिए ढाका जाने के लिए कमर बांधी। उनमें एक अहमद रज़ा कसूरी भी शामिल थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने वो मशहूर ज़माना ऐलान किया कि कोई उस तरफ नहीं जाएगा। उनके साथ एक फ़िक्रे को मंसूब किया जाता है कि उन्होंने कहा कि जो कोई उस तरफ जाएगा, मीन असम्बली का इजलास अटेंड करने ढाका जाएगा, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। बहुत सारे लोग जो भुट्टो साहब के करीब हैं वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। इसलिए हम इस बहस में नहीं जाते कि उन्होंने ये कहा या नहीं कहा, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने मेंबरान को ढाका का जो 3 मार्च का असम्बली का इजलास था वहाँ जाने से रोका। लेकिन अहमद रज़ा कसूरी ने उनके रोकने के बावजूद या उनके हुक्म के खिलाफ जाकर वो ढाका जा पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर फैसला किया कि वो ढाका के अंदर असम्बली का इजलास जो है उसमें वो शिरकत करेंगे। बदकिस्मती से वो इजलास जो 3 मार्च को होना था उसको फिर मुलतवी किया और कहा 7 मार्च को करवाएंगे, और फिर 7 मार्च को भी कभी वो इजलास ना हुआ, बल्कि और नेगोशिएशंस के राउंड्स चलना शुरू हो गए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को इस बात पर दोबारा से कायल करने की कोशिश शुरू कर दी कि आप वज़ीर आज़म मत बने, हम आपको हुकूमत नहीं दे सकते, आपको वज़ीर बना सकते हैं। जब उन्होंने इनकार किया तो 25 मार्च को आखिरकार ऑपरेशन सर्च लाइट, जी हाँ, मिलिट्री ऑपरेशन, आर्मी का ऑपरेशन ढाका और मशरकी पाकिस्तान में शुरू कर दिया गया, जिसका अंजाम फिर 16 दिसंबर 1971 को हुआ, तकरीबन 6 महीने के बाद, जिसमें पाकिस्तान 2 लख्त हो गया और पाकिस्तान टूट गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 हिस्से हो गया, 2 टुकड़े हो गया। बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया, उनकी अपनी असम्बली हो गई, और वो जो 162 की उनकी असम्बली थी, जिसमें से 160 लोग शेख मुजीबुर रहमान के जीते थे, वो उस तरफ चले गए और उन्होंने वहाँ पर अपनी असम्बली के इजलास शुरू कर दिए
और जो इधर भुट्टो साहब ने 81 सीटें जीती थीं और उनकी कुछ अपोजिशन ने जीती थीं, वो मगरबी पाकिस्तान में लोग रह गए और उन्होंने यहाँ अपनी असम्बली का इजलास शुरू कर दिया। तो 1972 के अंदर जो असम्बली का सेशन शुरू हुआ, उसके अंदर उन्हीं एमएनएज ने, उन्हीं मेंबर पार्लियामेंट ने शमूलियत शुरू की। अहमद रजा कसूरी की और जुल्फ़कार अली भुट्टो की मुखालफत तो 3 मार्च 1971 का जो इजलास ढाका में होना था, जिसमें अहमद रजा कसूरी ने जाने का फैसला कर लिया था, वहां से शुरू हो गई थी। इसी वजह से भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने अहमद रजा कसूरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाल दिया। अब अहमद रजा कसूरी भी तो कोई नॉर्मल तबीयत इंसान नहीं थे। उन्होंने डबल डाउन किया और अगले ही दिन लाहौर में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल वारिस तो मैं अहमद रजा कसूरी हूं और मैं ये फैसला करता हूं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकालता हूं। मतलब कि मामला दोनों के दरमियान और ज्यादा संजीदगी के साथ खराब हो गए। इसके साथ ही साथ अहमद रजा कसूरी ने पाकिस्तान तहरीके इस्तकलाल को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान तहरीके इस्तकलाल की जो क़यादत थी वो एयर मार्शल असगर खान कर रहे थे। उसके बाद आप सबको पता है कि मशहूर ज़माना 1973 का जो आइन है वो असम्बली से मंजूर हुआ। वो उसी असम्बली से मंजूर हुआ जिसमें अहमद रजा कसूरी 1970 के इलेक्शंस में एमएनए मुंतखब हुए थे। 4 जून 1974 को भुट्टो साहब ने असम्बली में तकरीर की, सबका शुक्रिया अदा किया, मुबारक दी एक मुतफ़िका आइन मंजूर करने में और कहा कि ये पूरे पाकिस्तान ने मुतफ़िका तौर पर आइन मंजूर किया है, तमाम मेंबर पार्लियामेंट ने, और इसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। अहमद रजा कसूरी उठकर खड़े हुए असम्बली में और उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर, ये शख्स झूठ बोल रहा है। तमाम लोगों को पता है कि 3 लोगों ने इस आइन पर दस्तखत नहीं किए और उनमें से एक शख्स अहमद रजा कसूरी भी हूं, जो कि मैं हूं, और मैंने दस्तखत नहीं किए और ये झूठ बोल रहे हैं। जिस पर भुट्टो साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये शख्स सवाए नफरतों के और कुछ नहीं फैला रहा और मैं इसको अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं, अब ये पता नहीं कि कितनी दुरुस्त बात है ये, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आई विल फिक्स यू, भुट्टो साहब ने उन्हें अंग्रेजी में कहा। बहरहाल उसके ठीक तकरीबन 5 महीने के बाद 11 नवंबर 1974 को लाहौर के अंदर एक कार के ऊपर फायरिंग हुई। उस कार के अंदर अहमद रजा कसूरी, उनके वालिद बैठे हुए थे और उनकी एक घर की कोई खातून भी बैठी थी, गालिबन शायद उनकी खाला थी, और उसमें उनके अहमद रजा कसूरी भी कुछ ज़ख्मी हुए, वो खाला भी हुई, लेकिन उस फायरिंग की वजह से उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मतलब कि कत्ल हो गया। अगले ही दिन अहमद रजा कसूरी साहब ने और एयर मार्शल असगर खान ने यह बयान दिया, क्योंकि उस वक्त वो एयर मार्शल असगर खान की पार्टी में शामिल हो चुके थे। उन्होंने ये बयान दिया कि यह कत्ल भुट्टो ने करवाया है और एयर मार्शल असगर खान ने कहा कि यह बहुत ही अफसोस की बात है कि 26 या 28 लोग वर्कर्स और लीडरान अभी तक भुट्टो साहब कत्ल करवा चुके हैं। ये इल्ज़ाम जो है वो भुट्टो साहब के ऊपर या उनकी हुकूमत के ऊपर उस वक्त एयर मार्शल असगर खान ने लगाया। महज उसके चंद दिन के बाद अहमद रजा कसूरी असम्बली में आए और उन्होंने हाथ में एक बोतल पकड़ रखी थी जिसमें सुर्ख रंग का कोई महलूल था, जिसका उन्होंने बताया कि इसमें ये महलूल नहीं, ये मेरे वालिद का खून है, और एक खून आलूद कमीज़ भी उनके हाथ में थी। और वहाँ पर अहमद रजा कसूरी ने एक धुआंधार तकरीर की और ये कहा कि ये शख्स जिसका नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो है, इसने मेरे वालिद को कत्ल किया और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल ये तमाम मामलात आपको हम 1974 और 75 के बता रहे हैं। इसके बाद अचानक से फिर मामलात जो है वो चेंज हुए और 1976 में अहमद रजा कसूरी साहब ने बेगम नुसरत भुट्टो की मिन्नत समाजिद, कहने वाले कहते हैं कि कुछ कहते हैं मुलाकातें की और उनसे रिक्वेस्ट करके वो दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जी हाँ, यहाँ आपने ये याद रखना है कि 1970 के इंतखाबात में वो एमएनए मुंतखब हुए पीपल्स पार्टी की तरफ से। फिर उन्होंने ढाका जाने का फैसला किया जुल्फ़कार अली भुट्टो की मर्जी के खिलाफ, जहाँ से दुश्मनी बनी। फिर 1972 में उन्हें पीपल्स पार्टी से निकाल दिया गया, वो तहरीके इस्तकलाल में चले गए। उसके बाद
73 का आइन अप्रूव हुआ, जिसके अंदर उन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिससे उनकी और भुट्टो साहब की चपकलिश हुई। उसके बाद 1974 में उनके वालिद का कत्ल हो गया, जिसका इल्ज़ाम उन्होंने भुट्टो साहब पे डाल दिया। और फिर 1976 में उन्होंने नुसरत भुट्टो साहबा के साथ बातचीत करके वापसी कर ली और वो पीपल्स पार्टी में वापस शामिल हो गए। लेकिन 1976 के जो आगे 1977 के जो इलेक्शन से उसमें पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर दुश्मनी शुरू हो गई। वो टिकट लेना चाहते थे, मैंने आपको बताया कि 76 में वो पीपल्स पार्टी में वापस शामिल हो गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम इनका कंडक्ट पहले ही देख चुके हैं, ये लावाबाली हैं, किसी भी वक्त कोई भी रिएक्शन देते हैं, ये बहुत ही जज्बाती आदमी हैं और ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए इनको टिकट नहीं दी जा सकती। और पीपल्स पार्टी ने 1977 के इलेक्शंस में अहमद रज़ा कसूरी को टिकट नहीं दिया। और फिर आप सबको पता है कि 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लग गया और मार्शल लॉ लगने के एक हफ्ते के अंदर अंदर अहमद रज़ा कसूरी ने दोबारा से अपने वालिद के कत्ल का केस जो है वो भुट्टो साहब के खिलाफ खोल दिया। एफआईआर तो जाहिर है उसकी अब नहीं हो सकती थी, देर हो गई थी। एक और कानून में तरीका होता है जो आज भी है कि आप डायरेक्टली इस्तगासा फाइल कर लेते हैं। वकला इस बात को समझते हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद केस जहां पर तफ्तीश पुलिस की तफ्तीश, एफआईआर पुलिस की तफ्तीश के बाद चालान जब जमा होता है अदालत में, तो जिस स्टेज पर वो वहां आता है, अगर आप इस्तगासा डायरेक्टली फाइल करें और जज साहब उन हकायक को देखकर आपको इजाज़त दे दें केस चलाने की, तो जहां एफआईआर बाद में पहुंचती है, इस्तगासा जो है वो बिल्कुल वहीं पहुंच जाता है। तो ये भी एक सानवी तरीका है और दूसरे लफ्ज़ों में शॉर्टकट तरीका भी आप इसे कह सकते हैं मुकदमा दर्ज कराने का। तो अहमद रज़ा कसूरी साहब ने उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन मीन ज़ियाउल हक के साथ मिलके ये इस्तगासा फाइल किया और फिर 3 सितंबर 1977 को भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया गया इसी कत्ल के मंसूबे में। लेकिन जब उनकी ज़मानत का केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया, तो वहाँ जस्टिस ए समधानी उन्होंने कहा कि ना ही इसमें एम्पल कोई एविडेंस है, कोई सबूत हैं, तो भुट्टो साहब का इसमें गिरफ्तार करना बनता नहीं है। उन्होंने भुट्टो साहब को जमानत दे दी। 17 सितंबर को जब भुट्टो साहब को मार्शल लॉ कवानीन के नीचे दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया, मैंने आपको बताया कि 3 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 13 सितंबर को जस्टिस ए समधानी ने उनको जमानत दे दी, लेकिन महज चंद दिन के बाद 17 सितंबर को उन्हें दोबारा मार्शल लॉ कवानीन के नीचे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 1 महीने के बाद अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद के कत्ल का जो ट्रायल है वो भुट्टो साहब के खिलाफ चला दिया गया। भुट्टो साहब से वहाँ पर एक हक छीन लिया गया। नॉर्मली ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट में चलाया जाता है, ताकि अगर सेशन कोर्ट आपको कन्विक्ट करे तो आप अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पर चौधरी निज़ामुद्दीन मतलब के ज़ियाउल हक साहब ने जो एक शातरपन किया वो ये किया कि ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट को ही ट्रायल कोर्ट बना दिया और यूं जुल्फ़कार अली भुट्टो से एक इंसाफ का फोरम जो कि सेशन कोर्ट था वो बिल्कुल ही छीन लिया गया। अब ऐसा उन्होंने किस तरीके से किया? वो इसलिए किया कि वहाँ पर उस वक्त जस्टिस मौलवी मुश्ताक मौजूद थे लाहौर हाई कोर्ट में, जो उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन मीन ज़ियाउल हक के हैंड पिक थे और उन्होंने मौलवी मुश्ताक को कहा कि ऐसा बेंच बनाओ कि भुट्टो साहब बच ना सकें। मौलवी मुश्ताक साहब ने ऐसा बेंच बनाया जिसमें मशहूर ज़माना जस्टिस ज़कीउद्दीन थे, जो भुट्टो के शदीद मुखालिफ थे और उनसे नफरत करते थे। उसके साथ जस्टिस कुरैशी को रखा और उसके साथ जस्टिस गुलबाज को रखा। ये तमाम वो जजेस थे जो भुट्टो या तो मुखालिफ थे जैसा कि जस्टिस ज़की थे, या फिर जस्टिस गुलबाज की तरह के थे जो मौलवी मुश्ताक के भी दोस्त थे और इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी घुटने लगाने वाले थे। वो कभी भी आज़ाद फैसला देने की पोजीशन में नहीं थे। वहाँ पर जस्टिस ए समधानी जैसे जो इंडिपेंडेंट जज थे, उनको जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने इस बेंच का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया या बेंच से अलहदा रखा और यूं एक फास्ट ट्रायल चलाया गया जिसमें पहले से फैसला हुआ था और इस तरह से जो 18 मार्च 1978 को इस पैनल ने भुट्टो को सजाए मौत सुना दी। 18 मार्च 1978 को जब मौलवी मुश्ताक, जस्टिस ज़की, जस्टिस कुरैशी, जस्टिस गुलबाज इस बेंच ने
भुट्टो साहब को सजाए मौत सुनाई तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनको अकेले सजाए मौत नहीं सुनाई गई थी, उनके साथ 4 और लोगों को भी सजाए मौत सुनाई गई थी। और इस सजाए मौत को सुनाने के लिए या इस केस में वजन डालने के लिए भुट्टो साहब के दस्ते रास्त और करीबी शख्स जिनका नाम मसूद महमूद था, उनको अप्रूवर बनाया गया था, मतलब जिसको सुल्तानी गवाह कहते हैं या सरकारी गवाह बना लिया था। कहा जाता है कि उनको पकड़ा गया था, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था। मसूद महमूद जो थे वो भुट्टो साहब ने एक फोर्स बनाई थी जिसका नाम एफएसएफ था। किसी दिन दोबारा उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वो भुट्टो साहब का एक बहुत ही गलत आइडिया था। उस एफएसएफ को उन्होंने अपने सरकारी मुखालफीन के खिलाफ तशद्दुद, जुल्म और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया था। वो कोई अच्छी फोर्स नहीं थी। बहरहाल मसूद महमूद जो थे वो उस फोर्स को बनाने चलाने में भुट्टो साहब के रफीक थे और उन्हीं को चौधरी निज़ामुद्दीन ने प्रेशर डाल के या टॉर्चर करके भुट्टो साहब के खिलाफ गवाह बना लिया और उन्होंने गवाही दे दी कि भुट्टो साहब ही इस कत्ल के अंदर जो है उनका किरदार मौजूद है या भुट्टो साहब का इस कत्ल के साथ लेना देना है। अब यहां पर मैं आपको 18 अगस्त 2022 की एक डेली टाइम्स की हेडलाइन दिखाता हूं। जब मैं गिरफ्तार था, मुझे 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और मेरे बारे में ये राय मशहूर कर दी गई थी कि मुझ पर तशद्दुद करके इमरान खान के खिलाफ मेरे से स्टेटमेंट ले ली गई है। इसमें कोई शक नहीं कि मुझ पर बहुत तशद्दुद किया गया और स्टेटमेंट लेने की भरपूर कोशिश की। आपकी दुआओं और अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने मुझे इस्तकामत दी और मैंने स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन आपको दिखाते हैं जो डेली टाइम्स ने 18 अगस्त, 9 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ था, 18 अगस्त को उन्होंने एक हेडलाइन रन की और जिसमें उन्होंने कहा कि मसूद महमूद 2 के वर्जन 2 आ गया है। शहबाज गिल के साथ अब टॉर्चर करके उससे वैसा ही बयान लेने की कोशिश की जा रही है जो मसूद महमूद से ली गई थी 1977 में। एक तरफ मसूद महमूद की तस्वीर थी, दूसरी तरफ अखबार ने मेरी तस्वीर लगाई। एक तरफ 1977 लिखा, दूसरी तरफ 2022 लिखा और डॉक्टर शीरी मजारी का इंटरव्यू लिया डेली टाइम्स ने, जिसमें डॉक्टर शीरी मजारी ने वो सारा वाकया एक्सप्लेन किया और बताया कि अब डॉक्टर शहबाज गिल पर भी बिल्कुल उसी तरह से तशद्दुद हो रहा है क्योंकि मैं इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ था ताकि मैं भी बयान दूं और फिर इमरान खान को किसी झूठे केस में इम्प्लीकेट किया जाए। क्योंकि मैं ये किताबें पढ़ बैठा था और मैं जब पकड़ा हुआ था उससे बहुत पहले मुझे चौधरी निज़ामुद्दीन के मसूद महमूद और 1977, 78, 79 के इन तमाम कारनामों का पता था। इसलिए मैंने अल्लाह से यही दुआ की थी कि मैं किसी ऐसे काम में इस्तेमाल ना हूं जिस तरीके से मसूद महमूद भुट्टो साहब के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। हाई कोर्ट से सजाए मौत मिलने के बाद भुट्टो साहब ने अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चौधरी निज़ामुद्दीन ने पहले से ही बिसात लगाई हुई थी। जैसे हाई कोर्ट में हैंड पिक्ड चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक को लगाया हुआ था, इसी तरीके से चौधरी निज़ामुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अनवारुल हक को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक मामला बहुत इंटरेस्टिंग था। 9 रुकनी बेंच था जिसमें 5 जजेस जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी नहीं देना चाहते थे और 4 देना चाहते थे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसलिए चौधरी निज़ामुद्दीन और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने पहले मिलके ये तय किया कि 2 जजेस को इनमें से फारिग किया जाए ताकि फैसला 5-4 से भुट्टो साहब के हक में आने की बजाय 4-3 से हमारे हक में आए, मतलब कि निज़ामुद्दीन के हक में आए। इसलिए 2 इंडिपेंडेंट जजेस जस्टिस कैसर खान को बेंच से अलग किया गया। उनको उनकी मुद्दत मुलाजमत गालबन पूरी होने का इंतज़ार किया गया ताकि वो हट जाए और उसके साथ साथ जस्टिस वहीदुद्दीन, जी हाँ, जस्टिस वहीदुद्दीन वालिद मोहतरम थे जस्टिस वजीउद्दीन के, वही जस्टिस वजीउद्दीन जो पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे हैं और जज भी रहे हैं पाकिस्तान की आला अदालतों के। जस्टिस वजीउद्दीन के वालिद मोहतरम जस्टिस वहीदुद्दीन को भी बेंच से अलग किया गया। उनके ऊपर ज़ियाउल हक ने इस कदर प्रेशर डाला कि बाद में वॉइस ऑफ अमेरिका को जस्टिस वहीदुद्दीन की फैमिली ने बताया कि इतना प्रेशर था, इतना जुल्म किया गया कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया, वो बीमार हो गए, जिसकी वजह से उन्हें बेंच से अलग कर दिया गया। वो सेहतयाब होकर जब वापस आए
तो उन्होंने हामिद खान अपनी किताब में लिखते हैं कि जस्टिस वहीदुद्दीन ने रिक्वेस्ट की कि अब मैं सेहतमंद हूं, मुझे बेंच में दोबारा शामिल कर लिया जाए, लेकिन जस्टिस अनवारुल हक ने उन्हें बेंच में शामिल करने से इनकार कर दिया और वजह साफ थी कि उनको शक था कि ये भुट्टो साहब के हक में फैसला ना दे दे। यूं उन्होंने बेंच को 9 रुकनी से हटाकर 7 रुकनी बना लिया और 3 जजेस ने, वो 3 जजेस जो थे उनमें करम इलाही चौहान साहब, मोहम्मद अकरम साहब और नसीम हसन शाह साहब, तीनों के नाम के साथ जस्टिस लगाने को मेरा दिल कर नहीं रहा, इसलिए मैंने नहीं बोला, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें कातिल करार दे चुकी है सबको। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौजूदा फैसला ये कह चुका है कि अनवारुल हक, मौलवी मुश्ताक, करम इलाही चौहान, मोहम्मद अकरम और नसीम हसन शाह ये जस्टिस नहीं है, ये कातिल हैं अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा फैसले के मुताबिक। तो इन तीनों ने, और चौथे अनवारुल हक साहब, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अनवारुल हक साहब ने जो अपना कास्टिंग वोट डाला, क्योंकि टाई हो गया फैसला। एक तरफ करम इलाही चौहान, मोहम्मद अकरम और नसीम हसन शाह ने कहा कि फांसी लगा दें, दूसरी तरफ सफदर शाह, दुराब पटेल और मोहम्मद हलीम तीनों जस्टिस साहबान हैं। इन तीनों ने कहा इनके नाम के साथ मैं जस्टिस लूंगा, माजरत दोबारा कहूंगा, जस्टिस सफदर शाह, जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस मोहम्मद हलीम, इन्होंने कहा कि फांसी नहीं लगानी चाहिए। तो फिर वहां पर वो जो मकरूह किरदार थे चीफ जस्टिस उस वक्त के अनवारुल हक, उन्होंने कास्टिंग वोट डाला और सजाए मौत भुट्टो की बरकरार रखी। और यूं 24 फरवरी 1979 को उन्होंने ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो सजाए मौत हाई कोर्ट ने दी थी वो बरकरार रहेगी। 24 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होगी। मीन भुट्टो साहब ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, जो 24 मार्च 1979 को विद इन 1 मंथ उस अपील को सुन के खारिज कर दिया गया। और यूं 4 अप्रैल, इसके बाद 24 मार्च 1979 को जो सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज हुई, इसके बाद भुट्टो साहब की फैमिली ने सदर पाकिस्तान, जो उस वक्त के चौधरी निज़ामुद्दीन थे, मतलब के ज़ियाउल हक थे, उनके सामने रहम की अपील की और उसको मुस्तरद कर दिया बग़ैर पढ़े ही ज़ियाउल हक ने, जिनका बेटा आज बिलावल ज़रदारी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, इजाज़ुल हक। जी हाँ, जाली फार्म 47 पर जीत कर जो उनके नाना के कातिल हैं सारे के सारे, वो बाद में मैं आपको बताता हूँ, वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बग़ैर पढ़े उनकी जो रहम की अपील थी उसको खारिज कर दिया। और यूं 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जिसको आज 45 साल के बाद जुडिशल मर्डर, अदालती कत्ल तस्लीम किया गया। और अदालत ने यह इकरार किया कि ये तमाम लोग जो इसमें इस्तेमाल हुए, जिनमें उस वक्त का चौधरी निज़ामुद्दीन ज़ियाउल हक, उस वक्त का मौलवी मुश्ताक, उस वक्त का ज़कीउद्दीन, जस्टिस ज़कीउद्दीन, उस वक्त का जस्टिस गुलबाज खान, उस वक्त का जस्टिस कुरैशी, उस वक्त का जस्टिस करम इलाही चौहान, उस वक्त का जस्टिस मोहम्मद अकरम, उस वक्त का जस्टिस नसीम हसन शाह और उस वक्त का चीफ जस्टिस अनवारुल हक जो हैं, वो तमाम के तमाम कातिल ठहराए हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने। ये तमाम कातिल हैं, इनके नाम के साथ अब जस्टिस नहीं लिखना चाहिए। और अगर वाकई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब यहाँ 2 नंबरी ना करते और सिर्फ मीडिया गिमिक्स के लिए केस ना सुनते, तो फिर उनका ये फर्ज बनता था कि महज ये राय देकर लेफ्ट साइड पर कन्नी मार के ना निकलते, बल्कि ये जो तमाम कातिल थे इनके वर्सा को बुलाते और बताते कि आपके बड़ों के ऑनर्स हम आपसे वापस ले रहे हैं, वो बाइज्जत रिटायर्ड नहीं है, वो कन्विक्ट हैं, उन्होंने ये जुर्म किया है, वो सारे के सारे कातिल हैं और आज के बाद उनके नामों के साथ जस्टिस या सदर पाकिस्तान नहीं लिखा जाएगा। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने कंपनी की मशहूरी की और पतली गली से लेफ्ट और राइट निकल गए और कोई ऐसा फैसला नहीं दिया। ना सिर्फ ये किया, बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब याद ताज़ा कर रहे हैं अनवारुल हक की और मौलवी मुश्ताक की, और बिल्कुल आज के सबसे बड़े लीडर जिसका नाम इमरान खान है, आज के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बिल्कुल वही सलूक चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ मिलकर कर रहे हैं, वही पूरी की पूरी साजिश रचा रहे हैं जो मौलवी मुश्ताक और अनवारुल हक ने उस वक्त के निज़ामुद्दीन के साथ मिलकर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो साजिश रचाई थी, वही साजिश आज के जस्टिस काजी फाइज ईसा और आज के निज़ामुद्दीन मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ वही साजिश रचा रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क आपका शऊर है,
फ़र्क ग्लोबलाइजेशन है, फ़र्क सोशल मीडिया है, फ़र्क आपका और इमरान खान का रिश्ता है, क्योंकि इमरान खान ने ना कोई FSF बनाई थी, इमरान खान ने अपने किसी सियासी मुखालफ को, ना उसके ऊपर किसी सियासी मुखालफ को कत्ल करने का, ना गायब करने का, ना उसके कागजात नामजदगी छीनने का, ना किसी डिक्टेटर की कैबिनेट का हिस्सा बनने का, ना पाकिस्तान तोड़ने का कोई इल्ज़ाम नहीं था। ये इल्ज़ामात की बात करते हुए मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इन सब वजूहात की वजह से भुट्टो साहब का कत्ल होना चाहिए था। मुझे उतना ही दुख है जितना आपको दुख है कि भुट्टो साहब का कत्ल किया गया, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ाएं देनी चाहिए। लेकिन मैं साथ डिफ्रेंशिएट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो रिश्ता इमरान खान से है वो बहुत मुख्तलिफ है जो उस वक्त की आवाम का जुल्फ़कार अली भुट्टो से था। इस वजह से आज मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि आप और जो मौजूदा हालात हैं वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ हुआ। लेकिन आज का चौधरी निज़ामुद्दीन और आज के अनवारुल हक और मौलवी मुश्ताक पूरी तरह से तुले हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपना सारी वही वाली पुरानी साजिश जो है उसे दोहरा सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight.